खतरनाक और बेरहम विलन लियू रुयान ने मुझे बिस्तर पर दबोच लिया था। वो ऊपर से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे मैं कोई छोटा सा डरा हुआ चूहा हूँ। उसने फुसफुसाते हुए कहा, हे कयांग भाई, अपनी मौत का नाटक करके भागने में बड़ा मजा आ रहा था क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राशन कार्ड पर अपने नाम के आगे मृत लिखने की? इतना कहते ही उसने अपनी उन लंबी ब्लैक स्टॉकिंग्स वाली सेक्सी टांगों से मुझे नीचे दबाया और झुककर मेरे होठों को बुरी तरह चूम लिया। उसने मेरी जीभ तक काट ली। मैं तो इतना डर गया कि फौरन गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज बीवी, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो। दरअसल मैं इस कहानी में एक चापलूस साइड कैरेक्टर के रूप में फंस गया था। अपनी दर्दनाक मौत को टालने के लिए मैंने इस लेडी डॉन लियू रुयान से शादी कर ली। मुझे लगा था कि मेरा असिस्टेंट चेन वाला कार्ड काम कर जाएगा, पर किस्मत ही खराब थी। सिस्टम ने कह दिया कि चेन अभी बिजी है, अगले जन्म में मिलेगा। भाई साहब, मेरे साथ तो तगड़ा स्कैम हो गया। गुस्से के मारे मेरा दिमाग फटने लगा था। फिर क्या था, उसके बर्थडे पर जब उसने मेरे मुंह पर केक मला और पूरी महफिल के सामने मुझे पालतू कुत्ता कहकर जलील किया, तो मैंने इसी मौके का फायदा उठाया। कहानी के हिसाब से मैंने अपनी मौत का नाटक किया और वहां से रफू चक्कर हो गया। अब मैं एक छोटे से समुद्री शहर में अपनी छोटी सी किताबों की दुकान चला रहा हूँ। बस अब कहानी खत्म होने तक मुझे यहाँ चैन से लेटे रहना है। लेकिन 3 साल बाद जब लियू रुयान को कहानी के हीरो हीरोइन के साथ खून खराबा करना चाहिए था, वो अचानक मेरे बुक स्टोर का दरवाजा लात मारकर अंदर घुस आई। उसके पीछे काली वर्दी वाले बॉडीगार्ड्स की पूरी फौज थी। लकड़ी का वो दरवाजा इतनी जोर से टूटा कि उसके कब्जे उखड़ गए। पूरी की पूरी किवाड़ दीवार से जा टकराई। क्वांग! एक जोरदार धमाका हुआ। दीवार का प्लास्टर झड़कर नीचे गिरने लगा और मेरी गोद में सो रही मेरी मोटी नारंगी बिल्ली ऑरेंज हड़बड़ाकर जाग गई। आऊं! बेचारी डर के मारे कांपने लगी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराहट में मेरे हाथ पर पंजा मारा और बिजली की फुर्ती से बुकशेल्फ के सबसे अंधेरे कोने में जा छिपी। जाते जाते मुझे बस उसकी दुम दिखाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा। दोपहर की वो सुनहरी धूप दरवाजे पर खड़े उन काले सायों की वजह से टुकड़ों में बट गई थी। सबसे आगे वही औरत खड़ी थी, लियू रुयान। उसकी काली बिजनेस सूट वाली पर्सनालिटी अब पहले से कहीं ज्यादा दुबली लग रही थी। उसने अपने बालों को पीछे एक टाइट पोनीटेल में बांध रखा था, जिससे उसकी गर्दन की लकीरें साफ दिख रही थी, जो दिखने में खूबसूरत भी थी और नाजुक भी। 3 साल हो गए थे उसे देखे। वो बहुत ज्यादा दुबली हो गई थी। उसकी जॉलाइन इतनी तेज थी कि किसी को भी जख्मी कर दे, और उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे साफ बता रहे थे कि वो बरसों से सोई नहीं है, बस थक रही है। उसकी आंखों के नीचे वो थकान ऐसी थी जिसे दुनिया का सबसे महंगा मेकअप भी नहीं छुपा सकता था। लेकिन हुक्म चलाने की उसकी वो पुरानी आदत और उसका खौफ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया था। उसकी नजरें किसी सर्जिकल ब्लेड की तरह ठंडी और सटीक थीं। उसने मेरी उस टूटी फूटी छोटी सी दुकान का मुआयना किया और फिर अपनी निगाहें सीधे मेरे चेहरे पर टिका दी। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का, पर अगले ही पल वो एक गहरे ठंडे कुएं की तरह शांत हो गया। पूरे 3 साल बीत चुके हैं। अब मैं वो बेवकूफ हे कयांग नहीं रहा, जो एक पत्थर को अपना दिल देकर पिघलाने की कोशिश करता था। अब मैं नियन हूँ, एक ऐसा आदमी जिसकी बीवी मर चुकी है, जिसका दिल टूट चुका है, और जो इस समंदर किनारे अपनी दुकान खोलकर बस मौत का इंतजार कर रहा है। मैंने हाथ में पकड़ी किताब नीचे रखी, बड़े आराम से अपने कपड़ों पर लगे बिल्ली के बाल झाड़े और फिर उसकी आंखों में देखकर उसके पीछे टूटे हुए दरवाजे की तरफ इशारा किया। मैडम, इंसान को थोड़ा तो ईमानदार होना चाहिए। 3800 का महंगा लकड़ी का दरवाजा था वो। कैश देंगी या ऑनलाइन पेमेंट करेंगे? लियू रोयान ने जैसे कुछ सुना ही नहीं। उसने अपनी नुकीली हील्स से कदम आगे बढ़ाए। लकड़ी का फर्श उसके हर कदम पर चरमराहट कर रहा था, मानो वो आवाज हमारे दफन हो चुके अतीत की दूरियां नाप रही हो। उसके पीछे आए काले लिबास वाले बॉडीगार्ड्स बड़ी फुर्ती से फैल गए और दो तो सीधे इकलौते दरवाजे पर पहरा देने लगे।
बाकी के बॉडीगार्ड्स ने बिना कोई शोर किए बुक स्टोर के हर बाहर निकलने वाले रास्ते को घेर लिया। उनका ये अंदाज ऐसा नहीं था जैसे वो किसी को ढूंढने आए हो, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी खतरनाक मुजरिम को गिरफ्तार करने आए हो। लियू रुयान मुझसे बस 2 कदम की दूरी पर आकर रुक गई। वो ऊपर से मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं उसकी गिरफ्त में हूँ। उसकी परछाई ने मुझे पूरी तरह ढक लिया था। वही जानी पहचानी ठंडी चंदन जैसी खुशबू मेरी नाक से टकराई, लेकिन इस बार उसमें सिगरेट के धुएं की एक अजीब सी महक भी शामिल थी। मुझे याद है उसे पहले कभी सिगरेट पीने का शौक नहीं था। हे कयांग, वो आखिरकार बोली। उसकी आवाज 3 साल पहले के मुकाबले और भी ठंडी हो गई थी, जिसमें बहुत ज्यादा बोलने की वजह से एक भारीपन और करवाहट थी। उसने पूछा, अपनी मौत का नाटक करना अच्छा लग रहा है? मैंने अपनी कुर्सी के पीछे टेक लगाई, सुस्ती से अपनी पलकें ऊपर उठाई और मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, शायद आपको कोई गलतफहमी हुई है। मेरा नाम शू नियन है। क्या आपको मेरा आईडी कार्ड देखना है? वैसे मेरे पास मेरा राशन कार्ड भी है, जिस पर साफ साफ लिखा है कि मैं विधुर हूँ, यानी मेरी बीवी मर चुकी है। बीवी मर चुकी है? लियू रुयान ने इन शब्दों को दोहराया जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। वो धीरे से हंसी, पर उस हंसी में बर्फ जैसी चुभन थी। तो कौन मरा है? मैं? उसने अपने कोट की अंदरूनी जेब से एक पतला सा बटुआ निकाला और उसमें से एक तस्वीर खींचकर जोर से मेरी मेज पर पटक दी। वो तस्वीर थोड़ी पुरानी पड़ चुकी थी। तस्वीर के कोने थोड़े पीले पड़ चुके थे। उसमें 18 साल का मैं था, सफेद साफ सुथरी शर्ट पहने, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के सामने उस बड़े पेड़ के नीचे खड़ा, बेवकूफों की तरह खिलखिलाकर हंस रहा था। वो मेरा उसे दिया हुआ पहला तोहफा था। मेरी एक फोटो जिसे मैंने चोरी छिपे खुद ही साफ करवाया था। उस फोटो के पीछे मैंने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर कुछ शब्द लिखे थे। तुम्हारी जिंदगी की मुश्किलों में मैं तुम्हारी नाव बनकर साथ निभाना चाहता हूँ। आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि कितना बचकाना और पागलपन भरा था वो सब। मुझे खुद पर ही घिन आती है। लियू रुयान की उंगलियां तस्वीर वाले उस मासूम लड़के पर रुकी, और फिर उसकी वो ठंडी उंगलियां धीरे धीरे उठी और सीधे मेरे गाल की तरफ बढ़ने लगी। हे कयांग, उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी जिद और जुनून था। ये चेहरा अगर राख भी बन जाए तब भी मैं इसे पहचान लूंगी। मैंने झटके से उसका हाथ पीछे हटाया और खड़ा होकर उसकी आंखों में आंखें डाल दी। मैंने फिर से दोहराया, कहा ना, गलत पहचान रही हो। मेरी आवाज में अब साफ चिड़चिड़ापन था। मैडम, अगर आप यहाँ सिर्फ तमाशा करने आई हैं तो मुझे पुलिस बुलानी पड़ेगी। पुलिस? मेरी बात सुनकर लियू रुयान नाराज होने के बजाय हंसने लगी। उसकी नजरें उन धूल भरी अलमारियों पर घूमने लगीं और फिर कोने में जाकर ठिठक गई। उसकी नजरें दुकान के उन पौधों पर गईं जिनकी देखभाल मैंने ठीक से नहीं की थी, पर फिर भी वो आलस में अपनी टहनियां फैलाए हुए थे। आखिर में उसकी निगाहें फिर मेरे चेहरे पर लौट आईं। उसकी आंखों में इतना तिरस्कार और ताना था कि बुक स्टोर की वो हल्की रोशनी भी अब और भी धुंधली लगने लगी। उसने कहा, हे कयांग, क्या तुम भूल गए? पूरे नानचंग शहर में किसकी हिम्मत है जो मेरी शिकायत दर्ज करे? मैं भूला नहीं था। नानचंग में लियू परिवार की जड़ें बहुत गहरी थी। हर चीज पर उनका कब्जा था। मैं बस अब उसके साथ कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था। उससे बहस करना किसी लोहे की दीवार से सिर टकराने जैसा था, बेकार और थका देने वाला। मैंने एक गहरी सांस ली और अपने अंदर के गुस्से को दबाते हुए कहा, दरवाजे के पैसे दो और मेरी दुकान से चली जाओ। लेकिन लियू रुयान अपनी फितरत के हिसाब से नहीं चली। वो अचानक एक कदम आगे बढ़ी और मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बहुत ठंडा था, जैसे बर्फ से निकाला गया हो, लेकिन उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। उस एक झटके ने मुझे शूनियन की पहचान से खींचकर वापस हेकयांग के अतीत में पटक दिया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, चली जाऊं? वो मेरे और भी करीब आ गई। वही पुरानी चंदन की खुशबू और सिगरेट की वो नई कलवाहट मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी।
उसकी वो आंखें, जिनमें कभी सिर्फ चालाकी और हिसाब किताब होता था, आज उनमें एक अजीब सा अंधेरा और गहरा तूफान उमड़ रहा था। इतना गहरा कि मैं उसे समझ नहीं पा रहा था, और सच कहूं तो समझना चाहता भी नहीं था। हे कयांग, पूरे 3 साल तक मैंने तुम्हें ढूंढा है। तुम्हें क्या लगता है अब तुम कहाँ जा पाओगे? 3 साल! ये सुनकर मेरा दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच लिया हो। कहानी में तो ऐसा कुछ नहीं था। मेरे मरने के नाटक के बाद लियू रुयान को तो हीरो हीरोइन के साथ अपनी बिजनेस की जंग में डूब जाना चाहिए था। उसे तो अपनी सारी ताकत और साजिशें लगाकर उस अंत की तरफ बढ़ना था जहां वो अकेली रह जाती और तड़प तड़प कर मरती। यही उसकी किस्मत थी, और इसी किस्मत को पक्का करने के लिए तो मैंने अपनी मौत का ये सारा नाटक रचा था। फिर वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी? आखिर क्यों? क्या उसे फिर से एक पालतू कुत्ता चाहिए था जिसे वो जलील कर सके? क्या उसे फिर से वही पुराना मजा चाहिए था जब वो मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती थी? मैंने अपना हाथ छुड़ाने के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन सब बेकार था। उसकी पकड़ मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा मजबूत और जिद्दी थी। लियू रुयान, आखिर चाहती क्या हो तुम? मैंने ये बात अपने दांत पीसते हुए कही। मेरे एक एक शब्द में उसके लिए नफरत साफ झलक रही थी। लेकिन वो बस मुझे पागलों की तरह देखे जा रही थी, और तभी मैंने गौर किया, उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी। ये किसी कमजोर लड़की का रोना नहीं था, बल्कि ये उस इंसान का दर्द था जो खुद को फटने से रोकने की कोशिश कर रहा हो। उसने बस इतना कहा, तुम्हें घर ले जाने आई हूँ। घर? मैं हंस पड़ा। मेरे गले से एक सूखी और कड़वी हंसी निकली। उसके मुंह से ये शब्द सुनना जितना अजीब था, उतना ही दिल को दुखाने वाला भी। लियू रुयान, मेरा घर तो 3 साल पहले उसी आग में जलकर खाक हो गया था। और याद है, तुमने खुद मुझसे कहा था कि हे कयांग, तुम्हारा मर जाना ही बेहतर है, तभी सब साफ सुथरा होगा। ये शब्द किसी जहरीली सुई की तरह उसे जाकर चुभे। लियू रुयान का चेहरा पल भर में सफेद पड़ गया। उसके होठों की लाली गायब हो गई। मेरे हाथ पर उसकी पकड़ एकदम ढीली पड़ गई, मानो उन चंद शब्दों ने उसके शरीर की सारी जान खींच ली हो। मैंने फौरन अपना हाथ छुड़ाया और एक कदम पीछे हट गया। हमारे बीच की वो दूरी जो अब और भी बढ़ गई थी। मैंने उसकी आंखों में झांका। वहां अब कोई हलचल नहीं थी। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए गंदे पानी की तरह शांत थी। जो बीत गया, मैं उसके बारे में अब बात नहीं करना चाहता। मैं बस अपनी बाकी की जिंदगी शांति से गुजारना चाहता हूँ। लियो मैडम, अब आप जा सकती हैं। हमारे बीच का हिसाब अब चुकता हो चुका है। चुकता, कितना खूबसूरत शब्द है ये। इसका मतलब है कि अब हमारे बीच कुछ नहीं बचा। चुकता, कितना सुकून देने वाला शब्द है। इसका मतलब है हमेशा के लिए अलग हो जाना। एक ऐसा रिश्ता जिसे फिर कभी जोड़ा ना जा सके। लियू रुयान का शरीर अचानक लड़खड़ाया, जैसे वो गिरने ही वाली हो। उसके पीछे खड़े एक बॉडीगार्ड ने फौरन आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। वो करीब 27-28 साल का रहा होगा। चेहरा एकदम सख्त और निगाहें किसी चाकू की तरह तेज। उसने मुझे बड़ी नफरत से घूरा और धीमी आवाज में कहा, मैडम। लियू रुयान ने हाथ के इशारे से उसे पीछे हटने को कहा। वो फिर से तनकर खड़ी हो गई। उसकी वो पुरानी ठंडी जिद और रुतबा एक ढाल की तरह उसके चेहरे पर वापस आ गया था। वो कमजोरी बस एक पल का भ्रम थी, जो पलक झपकते ही गायब हो गई। उसने फिर से वही हुक्म चलाने वाले अंदाज में कहा, हे कयांग, मेरे साथ वापस चलो। उसके हर शब्द में एक ऐसी अकड़ थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। तुम्हें जो चाहिए मैं वो सब दूंगी, पैसा, रुतबा, शोहरत, सब कुछ। मैं उसे देख रहा था, और मुझे उस पर तरस भी आ रहा था और हंसी भी। वो आज भी वैसी ही थी। उसने आज तक प्यार से बात करना सीखा ही नहीं। उसे आज भी लगता है कि पैसा और ताकत हर चीज का हल है। वो कभी नहीं समझ पाएगी कि जब कुछ चीजें एक बार टूट जाती हैं, तो उन्हें किसी भी कीमत पर दोबारा पहले जैसा नहीं बनाया जा सकता। मैंने सिर हिलाया और शांति से कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहो। मेरी नजरें उसे पार कर
बाहर की उस बिखरी हुई धूप को देख रही थी। वही सुकून और वही दुनिया जिसमें उसकी कोई जगह ना हो। अब बस यही मेरी आखिरी ख्वाहिश थी। जैसे ही मेरी बात खत्म हुई, वहां का माहौल बर्फ जैसा ठंडा हो गया। हर तरफ सन्नाटा छा गया। उसके पीछे खड़े उन बॉडीगार्ड्स को जैसे कोई गुप्त इशारा मिला हो। वो सब एक साथ एक कदम आगे बढ़ाए। अचानक उस छोटी सी दुकान में एक भारी सा दबाव महसूस होने लगा। अगर 3 साल पहले वाला मैं होता तो शायद अब तक मेरे घुटने कांपने लगते। लेकिन अब मुझे बस हंसी आ रही थी, क्योंकि जिसका दिल मर चुका हो उसे डर कैसा। लियू रुयान, मैंने बहुत ही इत्मीनान से बोलना शुरू किया। मेरी आवाज धीमी थी, पर वहां मौजूद हर शख्स को साफ सुनाई दे रही थी। तुम्हारे भाई लियू हैंग की वो बर्थडे पार्टी याद है? मैंने देखा उसकी आंखों की पुतलियां एक पल के लिए सिकोड़ गईं। बहुत अच्छे, उसे याद है। मैंने अपनी बात जारी रखी। उस दिन बहुत भीड़ थी। तुमने उन सभी मेहमानों के सामने क्रीम से भरा वो पूरा केक मेरे चेहरे पर दे मारा था। वो क्रीम मेरी आंखों में घुस गई थी। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बस लोगों के ठहाकों की आवाज सुनाई दे रही थी। और हाँ, तुम्हारी आवाज भी। मैं एक पल के लिए रुका और फिर बिल्कुल उसी के पुराने अंदाज में उसकी नकल उतारते हुए बोला, एक पालतू कुत्ते के लिए केक ही सबसे सही तोहफा है। दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। मेरे मुंह से निकला एक एक शब्द किसी बर्फीली सुई की तरह था। मैं साफ देख पा रहा था कि लियो रुयान के होठ कांप रहे थे। उसके पास कहने को एक शब्द भी नहीं था। तभी वो आदमी जो उसे सहारा दिए खड़ा था, जिसका नाम मुझे बाद में पता चला कि लिन चैन था, उससे रहा नहीं गया। उसकी आवाज में जैसे बर्फ घुली थी। मिस्टर हे, उस वक्त जो हुआ था उसके पीछे एक गलत फहमी। चुप रहो! लियू रुयान ने चीख कर उसे टोक दिया। उसकी आवाज कांप रही थी। वो पागलों की तरह मुझे देख रही थी। उसकी आंखों की वो पत्थर जैसी परत अब धीरे धीरे टूट रही थी, और उसके पीछे छिपा हुआ कोई तूफान बाहर आने को बेताब था। नहीं कयांग, वो केक, मेरी बात सुनो। बस बहुत हुआ। मैंने उसकी बात बीच में ही काट दी। मुझे उसका कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई नहीं सुननी थी। हकीकत क्या थी, क्या गलत फहमी थी, अब ये सब मायने नहीं रखता। लियो रुयान, अब मैं वो पुराना वाला हे कयांग नहीं रहा जिसे तुम जब चाहे जलील कर सको। मैंने हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा किया। अब मेहरबानी करके यहाँ से चली जाओ। इस बार लियो रुयान ने कोई बहस नहीं की। उसने बहुत देर तक एक अजीब सी निगाह से मुझे देखा। उस नजर में बहुत कुछ था। पछतावा, तड़प, दर्द और एक ऐसी भीख जिसे देखकर मेरा कलेजा कांप उठा। आखिर में वो मुड़ी और अपने आदमियों के साथ एक झोंके की तरह वहां से निकल गई। जैसे ही वो काली बेंटले गली के मोड़ पर ओझल हुई, मेरे शरीर की सारी ताकत जैसे खत्म हो गई। मेरे पैर कांपने लगे और मैं धड़ाम से अपनी कुर्सी पर गिर पड़ा। मुझे लगा था कि सब खत्म हो गया, पर मुझे क्या पता था कि ये तो बस शुरुआत है। अगले ही दिन मेरे बुक स्टोर के ठीक सामने वाली दुकान, जो सालों से खाली पड़ी थी, रातों रात वहां एक नया बोर्ड टंग गया। सफेद बैकग्राउंड पर काले अक्षरों में बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, लियू ग्रुप, नानचेंग ब्रांच ऑफिस। वाह, क्या गजब की चाल थी। जो नहीं जानते उन्हें लगेगा कि ये किसी आशिक की अपनी रूठी हुई महबूबा को मनाने वाली कोई फिल्मी कहानी चल रही है। लेकिन अफसोस, मैं चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी की आग में चले, मेरा पीछा छोड़ दे। तीसरे दिन मेरे स्टोर के बाहर एक चमचमाती मायबाग आकर रुकी। गाड़ी से उतरने वाला शख्स वही था, लीन चैन, लियू रुयान का वो पत्थर दिल असिस्टेंट। वो अपनी प्रेस की हुई सूट और सुनहरी फ्रेम वाले चश्मे में बिल्कुल किसी सभ्य भेड़िए जैसा लग रहा था। उसने अंदर आकर एक फाइल मेरी मेज पर पटकी। मिस्टर हे, ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो मैडम ने आपके लिए तैयार किया है। मैंने अपनी पलकें तक नहीं झपकाई और फाइल को वापस उसकी तरफ खिसका दिया। साइन नहीं करूंगा। लिन चैन को शायद मेरे इस जवाब की उम्मीद पहले से थी। उसके चेहरे पर एक शिकन तक नहीं आई। उसने सपाट आवाज में कहा, मैडम ने कहा है कि आप चाहें या ना चाहें, आपको साइन करना ही पड़ेगा। मैंने उससे पूछा, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो?
उसने अपना चश्मा ठीक किया और बड़े आराम से एक बम फोड़ा। मैं बस आपको हकीकत बता रहा हूँ। इस बुक स्टोर की जमीन और जिस अपार्टमेंट में आप अभी रह रहे हैं, कल वो सब मैडम के नाम पर ट्रांसफर हो चुका है। अगर आपने मना किया तो मैडम को आपको सड़क पर लाने में जरा भी झिझक नहीं होगी। उसकी ये सब कुछ मेरा है वाली शक्ल देखकर मुझे हंसी आ गई। वही पुराना तरीका, वही पुरानी लियू रोयान, हमेशा अपनी जिद पर अड़ी रहने वाली, जिसे लगता है कि पैसा और रुतबा हर चीज को झुका सकता है। मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को उठाया, उसे देखा तक नहीं, और लिंचेन की आंखों में देखते हुए बड़े आराम से एक एक पन्ने के चीथड़े कर दिए। फिर अपना हाथ हवा में लहराया और कागज के वो टुकड़े उसके चेहरे और कंधों पर बिखेर दिए। वापस जाओ और लियू रुयान से कह दो। उसका चेहरा गुस्से से काला पड़ चुका था। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, वो चाहे तो मुझे सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे, लेकिन मैं, हे कयांग, उसकी तरफ पलटकर देखूंगा तक नहीं। लिन चेन का सब्र आखिरकार जवाब दे गया। उसके चश्मे के पीछे की आंखों में आग जल रही थी। हे कयांग, अपनी हद में रहो। मैडम तुम्हारे लिए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी दरवाजे पर एक साफ और हंसमुख मर्दाना आवाज सुनाई दी। नियन नियन, मैं वापस आ गया। देखो, आज मैं तुम्हारे पसंदीदा दम पलिंग्स लाया हूँ, बिल्कुल गर्मा गर्म। वो आवाज अचानक रुक गई। मैंने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक लंबा और हैंडसम नौजवान खड़ा था। उसके हाथ में खाने का डिब्बा था और वो बड़ी हैरानी से दुकान के अंदर के माहौल को देख रहा था। देखूंगा तक नहीं। उसका नाम लू जिंगरान है। वो इस कस्बे का डॉक्टर है और पिछले 3 सालों में मेरा इकलौता सच्चा दोस्त। लू जिंगरान की नजरें लिंचेन और मेरे बीच घूमती रहीं और आखिर में लिंचेन पर जाकर टिक गई। उसकी भौहें तन गईं। उसने पूछा, तुम कौन हो और मेरे दोस्त की दुकान में क्या कर रहे हो? लिंचेन की नजरें सर्जिकल ब्लेड की तरह हम दोनों के बीच दौड़ रही थी। उसने लू जिंगरान को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में साफ नफरत और हिकारत थी। मैं कौन हूँ ये जानने की तुम्हारी औकात नहीं है। लिंचन ने अपनी टाई ठीक की और फिर से वही पत्थर जैसा चेहरा बना लिया। मुझे सिर्फ हे कयांग से मतलब है। लू जिंगरान आधा कदम आगे बढ़ा और बड़ी चतुराई से उसने मुझे अपने पीछे छुपा लिया। उसने हाथ में पकड़ा खाने का डिब्बा मेज पर रखा। उसकी हरकतें तो शांत थीं, पर आवाज में अब गुस्सा भर चुका था। यहाँ कोई हे कयांग नहीं है, यहाँ सिर्फ शू नियन रहता है। अगर तुम यहाँ तमाशा करने आए हो तो वो रहा दरवाजा, खुद बाहर निकल जाओ, वरना मुझे धक्का देना पड़ेगा। वैसे तो लू जिंगरान एक डॉक्टर है और स्वभाव से बहुत नरम है, पर इस वक्त वो एक खिंचे हुए धनुष की तरह कड़क लग रहा था। लिन चेन जोर से हंसा। उसने लू जिंगरान को नजरअंदाज करते हुए सीधे मुझे देखा और कहा, हे कयांग, 3 सालों में तुम्हारी काबिलियत तो नहीं बढ़ी, पर अपना सहारा ढूंढने की पसंद दिन ब दिन घटिया होती जा रही है। उसके इन शब्दों में इतना जहर था कि किसी का भी दम घुट जाए। लू जिंगरान का गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली थी। मैंने धीरे से हाथ आगे बढ़ाया और लू जिंगरान के उस हाथ को पकड़ लिया जो मुक्का मारने के लिए तैयार था। मैंने उसे ना में सिर हिलाते हुए शांत रहने का इशारा किया। पागल कुत्तों के मुंह लगना बेकार है। मैंने लिन चेन की तरफ देखा। मेरी आवाज किसी ठहरे हुए पानी की तरह शांत थी। अगर तुम्हारी बकवास खत्म हो गई हो तो यहाँ से दफा हो जाओ। हे कयांग, मेरा नाम शू नियन है। मैंने उसकी बात काट दी। मेरा एक एक शब्द बिल्कुल साफ और सीधा था। बाहर निकलो। मुझे तीसरी बार बोलने पर मजबूर मत करना। लिन चेन का चेहरा गुस्से और शर्मिंदगी से लाल पीला पड़ रहा था। शायद अपनी पूरी जिंदगी में उसे किसी ने इस तरह बेइज्जत नहीं किया था। उसका सीना गुस्से से ऊपर नीचे हो रहा था, पर उसने खुद पर काबू पा लिया। उसने पहले मुझे घूरा और फिर एक गहरी नफरत भरी नजर लू जिंगरान पर डाली। फिर दांत पीसते हुए बोला, हे कयांग, आज तुमने जिस सहारे को चुना है वो तुम्हारी जिंदगी का सबसे गलत फैसला साबित होगा। इतना कहकर वो पीछे मुड़ा और तेजी से बाहर निकल गया। उसके जूतों की आवाज से फर्श गूंज उठा, जैसे वो अपना सारा गुस्सा उस जमीन पर निकाल रहा हो। आखिरकार दुकान में शांति छा गई। नियन नियन, आखिर वो आदमी था कौन?
लू जिंगरान के चेहरे पर फिक्र साफ दिख रही थी। वो तुम्हें हे के नाम से क्यों बुला रहा था? मैंने एक फीकी मुस्कान चेहरे पर सजाई और बात को टालने की कोशिश की। छोड़ो यार, कोई पागल था जिसे गलतफहमी हो गई थी। तुम तो मेरे लिए डम्पलिंग्स लाए थे ना? जल्दी लाओ, वरना ठंडे हो जाएंगे। लू जिंगरान कुछ सेकंड तक मुझे हैरानी से देखता रहा। उसके होंठ हिले जैसे वो कुछ पूछना चाहता हो, पर आखिर में उसने खामोश रहना ही ठीक समझा। उसने खाने का डिब्बा खोला और पूरे कमरे में लजीज खुशबू फैल गई। डम्पलिंग्स नहीं, सी फूड खिचड़ी है, उसने कहा। पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा पेट ठीक नहीं है, इसलिए कुछ हल्का खाओ। मैंने अपना सिर झुकाया और चम्मच से उस गर्मा गर्म खिचड़ी को हिलाने लगा। उसकी गर्माहट मेरी उंगलियों तक पहुंच रही थी, लेकिन मेरे दिल में नफरत की एक ऐसी बर्फ जमी थी जो पिघलने का नाम नहीं ले रही थी। मुझे पता था कि लियू रुयान का बदला इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। मैं भूल गया था कि वो औरत किस हद तक पागल हो सकती है। उसी दोपहर मेरी इस छोटी सी दुकान को वो इज्जत मिली जो पिछले 3 सालों में कभी नहीं मिली थी। हेल्थ डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट और नगर निगम तीनों एक साथ मुझ पर टूट पड़े। उनके बहाने इतने अजीब थे कि सुनकर किसी को भी हंसी आ जाए। हेल्थ डिपार्टमेंट वालों ने कहा कि दुकान में चूहे की पॉटी मिली है, जिससे शहर की खूबसूरती खराब हो रही है। भाई साहब, मेरी दुकान में किताबों के अलावा कुछ नहीं है। ये दुकान मेरे चेहरे से ज्यादा साफ है। लेकिन फायर डिपार्टमेंट वाले तो और भी महान निकले। उन्होंने कहा कि मेरी शेल्फ पर रखी 100 Years of Solitude की किताब इमरजेंसी रास्ते में रुकावट पैदा कर रही है। मेरा मन किया कि उनसे पूछूं, क्या आग लगने पर यह किताब खुद चढ़कर बाहर भागने वाली है? सूरज ढलने तक मेरी दुकान के दरवाजे पर बड़े बड़े अक्षरों वाले 3 सीलिंग नोटिस चिपक चुके थे।